मेरा नाम मोइन है। मेरी शादी वालिदैन की मर्जी से हुई थी, लेकिन मेरी बीवी बहुत ही अच्छी और खूबसूरत थी और मैं इस शादी से बहुत ही खुश था। क्योंकि मेरा किसी से कोई दिल का ताल्लुक नहीं था, इसलिए मुझे इस शादी से कोई भी इतराज नहीं था और ना ही मेरी बीवी को कोई इतराज था। हम दोनों इस शादी से खुश थे और हमारी जिंदगी बहुत खूबसूरत और आसान हो गई थी। मेरी बीवी की कोई बहन नहीं थी, बस एक सहेली थी जो उसकी बहन बनी हुई थी। ये सब मुझे बीवी ने पहली रात ही बता दिया था और ये भी बताया था कि वो रोज उससे मिलने जाया करेगी और आप कोई एतराज नहीं करेंगे। मैंने बीवी की बात मानकर हाँ कह दिया क्योंकि मुझे कोई एतराज नहीं था। शादी के बाद पहली बार मैं उसकी सहेली के घर गया तो उन्होंने मेरी बहुत खिदमत की और जब हम लोग वापस आने लगे तो मेरी सहेली के शोहर ने मेरे हाथ में एक लिफाफा पकड़ा दिया जो मैंने चुपचाप अपनी जेब में डाल दिया। जब अपने घर आकर देखा तो उसमें एक गोल्ड की रिंग थी और वो पैसों से भरा हुआ था। मेरी बीवी की सहेली बड़ी अमीर थी, उनका घर भी बहुत बड़ा था। मुझे लगा कि शायद उनके खानदान का यही रिवाज होगा। मैंने इस चीज को ज्यादा ना सोचा और खामोश हो गया। 3 दिन बाद मेरी बीवी ने कहा कि आज फिर उसने अपनी सहेली के घर दोबारा जाना है। मुझे कोई इतराज नहीं था, इसलिए मैं उसे दोबारा उसकी सहेली के घर ले गया। जब हम लोग वापस आने लगे तो अब की दफा भी मेरी बीवी की सहेली के शोहर ने मेरे हाथ में लिफाफा पकड़ा दिया। मैंने घर आकर देखा तो इस दफा भी उसमें पैसे मौजूद थे। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इतने सारे पैसे वो लोग मुझे आखिर क्यों देते हैं। मैंने अपनी बीवी से सवाल किया तो उसने कहा कि मुझे नहीं मालूम, अब जब आप जाएंगे तो खुद ही उनसे पूछ लीजिएगा। लेकिन मुझे क्या जरूरत है पूछने की, मुझे तो मुफ्त में पैसे मिल रहे थे और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। कुछ दिनों बाद जब हम लोग दोबारा से मेरी बीवी की सहेली के घर गए तो वापसी पर मुझे फिर से पैसों का लिफाफा पकड़ा दिया गया था और इसमें बहुत से रुपए थे और फिर तो ये सिलसिला चल निकला था। मैं जब भी जाता तो वापसी पर मुझे पैसों का लिफाफा पकड़ा दिया जाता। मैं हफ्तों के बाद जाऊं चाहे हर दूसरे दिन, पर मुझे पैसे जरूर दिए जाते थे। मुझे बड़ी हैरत भी होती, आज तक ऐसा ना था तो ये मुझे पैसे आखिर क्यों देते हैं। लेकिन मैं पूछता भी नहीं था, इस वजह से कि ये लोग पैसे देना बंद ना कर दें और मुफ्त के पैसे किसे बुरे लगते हैं। वक्त गुजरता गया और अब मैं बीवी के कहे बगैर भी उसको उसकी सहेली के घर ले जाता क्योंकि मुझे मालूम होता था कि वहां लेकर जाने में मेरा ही फायदा है। लेकिन कभी कभी मुझे उसकी ये बात हैरान करती कि मेरी बीवी जब भी सहेली के घर जाती वो जिद करके 1 या 2 दिन वहां जरूर रहती और फिर लेने जाता तो मेरे हाथ में पैसे पकड़ा दिए जाते और मुझे बीवी के साथ रुखसत किया जाता। लेकिन मुझे रहने से भी कोई मसला नहीं था क्योंकि वो तो मेरी बीवी की बहन बनी हुई थी और उन दोनों में प्यार भी बहुत था। मेरी वालदा भी कभी मुझे कहती थी कि तुम अपनी बीवी को इतना ज्यादा उसकी सहेली के घर क्यों लेकर जाते हो और लड़कियों को इतनी आजादी नहीं देनी चाहिए, अपना घर संभालना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी बीवी को मना ना करता। वो जब भी कहती मैं जाने पर तैयार हो जाता। कभी कभार तो बगैर उसके कहे भी मैं उसे ले जाता क्योंकि मुझे वहां से पैसे मिलते थे। लेकिन इन सबके साथ मुझे बहुत ज्यादा तजस्सुस भी होता था कि सहेली का शोहर मुझे इतने पैसे क्यों देता है। वो अमीर लोग थे, अच्छे खाते पीते घराने से ताल्लुक था, लेकिन फिर भी कोई इतने ज्यादा पैसे आखिर क्यों देगा। अगर उन्हें पैसे देने होते तो वो मेरी बीवी को देते, लेकिन वो लोग तो मुझे पैसे देते थे। मतलब कि मुझे और अक्सर मेरी बीवी को मालूम भी ना होता था कि मेरे पास कितने पैसे आए हैं या उसकी सहेली के शोहर ने मुझे कितने पैसे दिए हैं। ये सिलसिला मुझे तजस्सुस में मुब्तला कर देता था और मैं जानबूझकर ज्यादा उन लोगों के घर जाने लगा कि देखता हूँ कि कब तक वो लोग मुझे पैसे देंगे। लेकिन कभी कभार तो मुझे शदीद हैरत होती कि अगर मैं हर रोज भी अपनी बीवी को लेकर जाता तो वो भी मुझे रोजाना पैसों का लिफाफा दिया जाता। दिन ब दिन मेरे पैसों में इजाफा होता चला जा रहा था और इस अरसे में उन लोगों ने मुझे इतने पैसे दिए थे। मैंने पुरानी गाड़ी बेचकर नई गाड़ी खरीद ली। लेकिन इसके साथ एक बात और भी थी कि मैं अपनी बीवी से अब डरने लगा था कि अगर वो किसी बात पर गुस्सा होगी या खफा हो गई और अपने घर वापस चली गई तो कहीं उसकी सहेली का शोहर सारे पैसे मुझसे वापस ना मांग ले। फिर कभी कभी ख्याल आता कि क्या उनके पास हिसाब होगा कि उन्होंने मुझे कितने पैसे दिए हैं।
या फिर इसका क्या सबूत है कि वो लोग मुझे पैसे देते रहे हैं। मैंने ये सोचकर कुछ टाइम बीवी के साथ सख्त रवैया रखने का सोचा। देखता हूँ क्या अब भी वो लोग मुझे पैसे देते हैं या नहीं। घर में बीवी के साथ रवैया सख्त कर लिया। मैं उसे तंग करने लगा। कभी कहता कि कपड़े अच्छे नहीं धोए तुमने, कभी कुछ तो कभी कुछ। लेकिन इस सब के बावजूद भी सहेली के घर से लिफाफे मिलने का सिलसिला जारी रहा तो मेरा तजस्सुस बढ़ता चला गया कि आखिर ये क्या मसला है और ये क्या चल रहा है। मैंने अपने एक दोस्त से सारी बात की तो उसने कहा कि तुम खामखा में परेशान हो रहे हो, ऐसी बीवी तो नसीबों वालों को मिलती है। तुम बस बीवी को जल्दी जल्दी उसकी मुंह बोली बहन के घर ले जाया करो और इस तरह तुम्हें दोस्त कोई काम करने की भी जरूरत नहीं है। जब पैसों की जरूरत हो तो बीवी को सहेली के घर का चक्कर लगवा लाओ। उसने तो बात मजाक में टाल दी और मैं भी जैसे जहनी तौर पर मुतमईन हो गया कि मुझे तो वाकई ही कोई मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने तो आज तक उनसे पैसे नहीं मांगे थे और वो हमेशा मुझे खुद देते थे। अब तो कभी कभार वो लिफाफा लेते हुए मुझे शर्मिंदगी भी होने लगती थी। मैं तो इनकार भी कर देता था, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से जबरदस्ती मुझे लिफाफा पकड़ा दिया जाता था। और ये बात मुझे हैरान जरूर करती थी लेकिन परेशान नहीं, क्योंकि जब पैसे किसी और की जेब से निकल रहे हों तो इंसान को परेशानी नहीं होती। परेशानी तो तब होती है जब पैसे अपनी जेब से निकलें। मैं एक दफा कुछ दिनों के लिए काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया तो मेरी बीवी ने कहा कि वो अपनी सहेली के घर जाना चाहती है। मैं उसे उसकी सहेली के घर छोड़कर काम से चला गया। जब मैं वापस आया तो उसे लेने के लिए गया और हमेशा की तरह उन लोगों ने मेरे हाथ में पैसों का लिफाफा पकड़ा दिया, जो मैंने चुप करके ले लिया। वापस आकर मैंने लिफाफा खोला। मैं उनके सामने लिफाफा नहीं खोलता था। मुझे मालूम होता था कि इसमें सिर्फ पैसे ही होंगे और मैं वो अपने सेफ में रख देता था। अब की दफा थोड़ा सा लिफाफा बदला हुआ था, मतलब कुछ भारी लग रहा था, इसलिए मैंने घर आकर लिफाफा खोला और उसमें हमेशा की तरह पैसे थे, लेकिन पैसों के साथ साथ अब की बार उसमें एक कागज भी था। मैंने वो खोला तो वो मेरी बीवी की सहेली के शोहर का खत था। मुझे बड़ी हैरत हुई। वो मेरे मुंह पर भी तो मुझसे बात कर सकते थे, लेकिन मैंने वो कागज खामोशी से खोल कर पढ़ा और जैसे जैसे मैं पढ़ता जा रहा था मेरे पांव तले से जमीन निकलती जा रही थी। उस खत को खत्म करने के बाद मुझ में इतनी हिम्मत भी ना थी कि मैं उठकर वो पैसे सेफ में रख देता। वो पैसे मुझे बिच्छू की तरह लग रहे थे। शदीद गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं मजबूर था। मैंने खामोशी से पैसे सेफ में रख दिए और अपने चेहरे से कुछ भी जाहिर ना होने दिया और घर से बाहर निकल गया और बाहर घूम फिर कर अपना दिमाग ठंडा किया और फिर घर वापिस आया। मैं किसी को कुछ बता भी ना सकता था, यहाँ तक कि अपने बीवी से भी बात नहीं कर सकता था, इसलिए मैं खामोश हो गया। लेकिन मैं घर में नॉर्मल ही रहता था। जब बहुत ज्यादा दिमाग खराब होने लगा तो मैं खामोशी से बाहर निकल जाता। कुछ देर बाद घूमता फिरता दिमाग को ठंडा करता और फिर घर वापिस आ जाता। ये सिलसिला चलता रहा। मैंने बीवी की सहेली के घर जाना अब कम कर दिया था। मेरी बीवी भी जब भी सहेली के घर जाती उसे लेने मुझे ही जाना पड़ता और जब भी मैं जाता तो मुझे जबरदस्ती पैसे पकड़ा दिए जाते। मेरी बीवी अक्सर कहती कि पहले तो आप बड़ी खुशी खुशी मुझे ले जाते थे, अब आखिर हुआ क्या है, आप क्यों नहीं जाते। तो मैं ये कहता कि वो तो शुरू का टाइम था, अजीब नहीं लगता था, अब काफी टाइम गुजर गया है, अच्छा नहीं लगता रोज रोज यूं जाना। लेकिन मेरी बीवी ये कहती कि मुझे तो अपनी सहेली के घर जाना है और मैं उसे रोक भी ना सकता था, क्योंकि मेरी मजबूरी थी। उसे हफ्ते में 2 दफा कम से कम जरूर मुझे उसकी मुंह बोली बहन के घर भेजना होता था, और अगर ना भेजता तो जो फिर मेरी 4 लोगों में इज्जत थी वो मिट्टी में मिल जाती। इसीलिए मजबूरन मुझे अपनी बीवी को छोड़ने और ले जाने के लिए जाना पड़ता था। अब मुझे वहां जाना किसी आजाब से कम नहीं लगता था, क्योंकि अब मैं उन पैसों की हकीकत जान चुका था और अपनी बीवी की हकीकत भी जान गया था। कभी कभी मुझे खुद पर गुस्सा आता कि मुझे सारी दुनिया में यही लड़की क्यों मिली थी, मुझे कोई और भी तो मिल सकती थी, और जब मिल ही गई थी तो मुझे उसके बारे में पूरी मालूमात भी लेनी चाहिए थी। लेकिन फिर ये सोचता कि अगर मालूमात ले भी लेता तो कौन हकीकत बताता। लेकिन मुझे अपनी बीवी पर गुस्सा भी था, मगर मैं उसे कुछ कह नहीं सकता था, ये भी मेरी मजबूरी थी। मैं मर्द होकर भी खुद को इतना मजबूर महसूस करता था। किसी कठपुतली की तरह मेरी बीवी और उसकी सहेली मुझे नचाते और मुझे नाचना पड़ता था।
मैंने कोशिश की कि ज्यादातर वक्त घर से बाहर गुजारा करूं और अपनी इस कोशिश में मैं किसी हद तक कामयाब भी हुआ था। लेकिन फिर मेरी बीवी को मुझसे गिला शुरू हो गया कि मैं उसे वक्त नहीं देता, और इस बात पर मेरी माँ मेरी बीवी की हम नवा बन गई कि शादी करके लेकर आए हो तो अब उसे इज्जत मान और प्यार भी दो। मैं अपनी माँ को आखिर क्या बताता। आपकी बात मानकर शादी तो मैंने कर ली थी, लेकिन ये शादी करके अब पछता रहा हूँ। मेरी माँ दिल की मरीज थी, मैं उसे ऐसी कोई बात नहीं बता सकता था। भाई मेरा कोई था नहीं और बहनों को ऐसी बात बताने में मुझ में हिम्मत ना थी। बाहर अगर किसी दोस्त को कुछ बताता तो अपनी ही बदनामी वाली बात थी। मैं तो चारों तरफ से जैसे फंस गया था। मेरा वो दोस्त जिससे मैंने पहले वो पैसों वाली बात शेयर की थी, उसने एक दो दफा मुझसे पूछा भी कि क्या अब भी तुम्हें वहां से पैसे मिलते हैं, तो मैं बात टाल देता और मैंने कहा कि नहीं, अब तो नहीं मिलते। वो शुरू शुरू के दिन थे, शायद इसीलिए वो लोग मुझे पैसे देते थे ताकि मैं इस लालच में ही सही उनकी बहन का ख्याल रखूं। मैं ज़हनी मरीज बनता जा रहा था। सोते जागते उस आदमी के अल्फाज मेरी आंखों के सामने घूमते रहते। अक्सर सोते में डर के उठ जाता था। मुझे लगता अगर यही सिलसिला चलता रहा और मैंने किसी को कुछ ना बताया तो एक दिन या तो मैं पागल हो जाऊंगा या मेरे दिमाग की नस फट जाएगी। मेरे प्यार के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ था। मुझे तो अब प्यार और मोहब्बत के नाम से भी नफरत हो गई थी। मुझे लगता था कि प्यार सिर्फ धोखा है। अगर मेरे सामने कोई बंदा प्यार की बात करता तो मेरा दिल चाहता कि मैं उसका मुंह तोड़ दूं। मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया था। जब जब ऐसा होता कि मैं डिप्रेशन का शिकार होता, मैं घर से बाहर चला जाता। बाहर जाकर भी एक दो दफा मेरी बगैर वजह के लोगों से लड़ाई होती। मुझे इस परेशानी का कोई और हल निकालना था, क्योंकि दूसरी सूरत में मेरे साथ मसाइल बढ़ने ही लगे थे। अगर मैं किसी से लड़ाई करता तो लोगों ने मुझे ही बुरा भला कहना था। मैंने एक दो दफा सोचा कि अपने कुछ दोस्तों से डिस्कस कर लूं और कोशिश भी की, लेकिन फिर हिम्मत ना पड़ी। कुछ भी था कि मगर मेरी बीवी मेरी इज्जत थी और अपनी इज्जत के बारे में बात करने की किसी भी गैरतमंद मर्द को हिम्मत नहीं होती। आखिरकार मुझे एक तरीका मिल ही गया। पैसों का मुझे कोई मसला नहीं था, क्योंकि मुझे वहां से अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे और खुद भी मैं अच्छी पोस्ट पर नौकरी कर रहा था। इसलिए मैंने एक कराटे क्लब ज्वाइन कर लिया। मैं भी डिप्रेशन का शिकार था तो वहां चला जाता और अपना गुस्सा उन बेजान चीजों पर और मशीनों पर निकालता। क्योंकि मैं अब मरीज बन चुका था और बहुत ही गुस्से में ये सारे काम करता था, इसलिए बड़ी जल्दी मैं कराटे चैंपियन बन गया। क्योंकि मेरे अंदर बाकियों से ज्यादा जुनून था। बाकी सब तो वहां सिर्फ सीखने आए थे, लेकिन मैं वहां अपने अंदर के छुपे डिप्रेशन को मारने के लिए आया था। ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी और जैसे मेरी जिंदगी में सुकून आता जा रहा था, मैं जैसे ही डिप्रेशन का शिकार होता उठकर क्लब में चला जाता या फिर अपने घर में जो मैंने बॉक्सिंग रूम बनाया था वहां चला जाता। मेरी माँ मुझे अक्सर कहती कि तुम किन चक्करों में पड़ गए हो, ये सब चीजें अच्छी नहीं है। लेकिन मैं उनको क्या बताता कि अगर मैं ये सब चीजें ना करूं तो मैं पागल हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे वालिद नहीं थे। मैं अपनी 3 बहनों का भी वाहिद सहारा था और अपनी माँ का भी इकलौता सहारा था। अगर यही सिलसिला चलता रहता और मैं डिप्रेशन का मरीज ही रहता तो मैंने एक दिन पागल जरूर हो जाना था। मुझे इन सब का भी ख्याल था, अगर मुझे कुछ हो गया तो इन सब का क्या बनेगा। मेरी जिंदगी बस ऐसे ही चल रही थी। सारा दिन ऑफिस में दिमाग खपाता, शाम को आकर थोड़ा टाइम फैमिली को देने के बाद कराटे क्लब चला जाता और कभी कभार तो रात भी बॉक्सिंग रूम में ही गुजार देता। मेरी बीवी को इस चीज से शिकायत थी कि मैं अब उसे टाइम नहीं देता। वो अक्सर कहती कि तुम मुझसे पहले जैसा प्यार नहीं करते। मैं उसको क्या कहता कि मुझे तुम्हारी हकीकत पता चल गई है और तुम प्यार के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। अगर मैंने तुम्हें घर में रखा हुआ है तो उससे मजबूरी समझो, क्योंकि मेरी माँ को वो बहुत पसंद आई थी और वो उसको बेटियों की तरह प्यार करती थी। अगर मैं उनकी बहू को कुछ भी कहता तो इससे पहले वो उसके हक में खड़ी हो जाती थी। ऐसी सूरत में अगर मैं अपनी बीवी को छोड़ने के बारे में सोचता भी तो मेरी माँ को कुछ हो सकता था, क्योंकि वो दिल की मरीजा थी। और दूसरी सूरत में मुझे वो खत भी याद आता था जो मेरी बीवी की सहेली के शोहर ने दिया था। इसीलिए मैं मजबूर था, बीवी को छोड़ भी नहीं सकता था। लेकिन मोहब्बत तो शायद बहुत दूर कहीं खत्म हो चुकी थी। अब तो नफरत या फिर समझो के समझौते का एक रिश्ता हम दोनों निभा रहे थे। मेरी तरफ से तो ये समझौता था, पता नहीं मेरी बीवी मुझसे प्यार करती थी या नहीं, और ना ही मैंने ये बात जानने की कोशिश की
क्योंकि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे उसके प्यार की जरूरत भी नहीं थी। लोग कहते हैं कि मर्द मजबूर नहीं होता। ऐसे लोगों को मेरा दिल चाहता है कि मेरे सामने आए तो मैं उनको बताऊं कि कैसे कह सकते हो तुम लोग कि मर्द मजबूर नहीं होता। देख लो, मैं फिर भी मजबूर हूँ। मर्द के पाँव में भी रिश्तों की मजबूरियों की वही जंजीर होती है जो औरत के पाँव में होती है, पर कुछ मर्द उन जंजीरों को तोड़ देते हैं और कुछ मर्द मेरी तरह उन जंजीरों में जकड़े हुए सारी जिंदगी गुजार देते हैं। कभी कभी तो यूं लगता है कि कोई भयानक ख्वाब है और आंख खोलेगी तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, और कभी यूं लगता है कि मेरी जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी। अपने माजी को देखकर अपने मुस्तकबिल को सोचता तो मुझे खुद पर हैरत होने लगती कि मैं क्या था और क्या बन गया। ये मजबूरी इंसान को कहां कहां और कैसे जलील करवाती है। जिंदगी ऐसे ही चल रही थी और मुझे लगता था कि शायद ऐसे चलती रहेगी, लेकिन फिर शायद कुदरत को भी मुझ पर तरस आ गया था। एक रोज आंख खुली तो बीवी घर में नहीं थी। बीवी ने उस रोज मुझे कहा था कि आज उसे सहेली के घर जाना है, लेकिन मैं उसे आज नहीं लेकर गया था। मैं फौरन से उठा और उसको सारे घर में ढूंढा, वो कहीं भी ना थी। मैंने फौरन से उसके सहेली के शोहर को फोन किया और उनको बताया कि मेरी बीवी घर पर नहीं है। उन्होंने कहा कि परेशान मत हो, वो वापस इधर ही आएगी। मुझे उसके नॉर्मल रवैये पर हैरत होने लगी। एक बात तो अब क्लियर हो गई थी कि उसने जो कुछ कहा था वो सच था, लेकिन अभी भी मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने फौरन से अपने कपड़े तब्दील किए और बाहर निकल गया। मुझे मालूम था कि अगर मेरी बीवी गई भी है तो वो यकीनन मेरी मोटरसाइकिल लेकर गई होगी, क्योंकि उसे मोटरसाइकिल चलानी आती थी। इसीलिए मैंने अपनी मोटरसाइकिल का ट्रैकर ऑन किया। वो मैंने उसमें पहले ही लगा रखा था। इस चीज का मुझे बहुत अरसे से शक था। मैंने फौरन से गाड़ी निकाली और ट्रैकर के पीछे पीछे चल पड़ा। जहां जाकर ट्रैकर रुका वहां जाकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने उसी वक्त पुलिस को कॉल की और मेरा एक दोस्त जो पुलिस में था उसे भी बुला लिया। पुलिस जो कि शायद कहीं करीब ही थी, इसलिए वो लोग फौरन वहां पहुंच गए और उन्होंने मेरी बीवी को गिरफ्तार कर लिया। मेरा दोस्त मौके पर पहुंच गया और उसने ये बात मीडिया पर पहुंचने से रोक दी। उसने उनको बताया कि इसमें इस औरत का कोई कसूर नहीं है, इसलिए पुलिस ने कहा हम अपने तरीके से इस सारे मामले की छानबीन करेंगे और आपकी बात सच हुई तो केस इसकी सहेली और उसके शोहर के खिलाफ बनेगा, और अगर ये औरत कसूरवार हुई तो फिर केस इसके खिलाफ भी बनेगा। मैंने ये बात मान ली। इस सारे सिलसिले में सुबह हो चुकी थी और फिर पुलिस भी ये देखकर हैरान रह गई कि हमारी कार्रवाई के दौरान मेरी बीवी एक सीट पर बैठे बैठे सो चुकी थी, और जब सुबह वो उठी तो वही हुआ जिसका डर था। उसको कुछ भी याद नहीं था। वो तो मुझे हैरत से पूछ रही थी कि आप उस वक्त पुलिस स्टेशन में क्या कर रहे हैं, और मैं पुलिस स्टेशन में क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ कैसे आई। पुलिस को लगा कि वो कोई नाटक कर रही है। उन्होंने फौरन से दिमागी इलाज के माहिर डॉक्टर को बुला लिया। उन्होंने आकर मेरी बीवी का चेकअप किया और मुझसे सारी तफसील पूछी, तो मैंने उनको बता दिया कि मुझे सहेली के शोहर ने ये बताया था कि मेरी बीवी डबल शख्सियत का शिकार है। कभी रात के वक्त ये खुद को एक डाकू समझने लगती है और हर किस्म का लॉक खोल सकती है। ये बहुत बैंक और अमीर लोगों के सेफ लूट चुकी है, लेकिन मुझे इस बात पर यकीन नहीं आया था। आज मैंने खुद अपनी आंखों से उसको बैंक से निकलते देख लिया था, इसलिए पुलिस को बुला लिया था। जब उस डॉक्टर ने उसका चेकअप किया तो उसके खून में उन तमाम दवाइयों के ट्रेसेस मिले कि जिससे इंसान डबल खसूसियत का शिकार हो जाता है। उसने पुलिस को बताया कि सच में लड़की मासूम है, उसे दवाइयां देकर इन सब चीजों का शिकार बनाया गया है और बकायदा उसे कोई इस्तेमाल कर रहा है। पुलिस को उसके वालिदैन पर भी शक हुआ। उन्होंने उसके वालिदैन को बुलाया और सख्ती करने पर भी वो ना माने। उन्हें अपनी बेटी और उसकी सहेली के बारे में कोई खबर ना थी। फिर उसकी सहेली और उसके शोहर पर सख्ती की तो उन दोनों ने सब बता दिया कि उन्होंने ही इसको डबल शख्सियत का शिकार बनाया था, क्योंकि मेरी बीवी बहुत ही ज्यादा ज़हीन थी और कुदरती तौर पर वो हर किस्म का लॉक खोल लेती थी। उन्होंने इस चीज का फायदा उठाने का सोचा और उसे डबल शख्सियत का शिकार कर दिया था, और अगर वो कभी पकड़ी भी जाए तो उसकी बीमारी की वजह से वो छूट जाए और वो लोग सारी जिंदगी ऐश करते रहें। पुलिस ने उन दोनों के खिलाफ केस बनाकर उनको जेल में डाल दिया और मेरी बीवी को मैंने अस्पताल में दाखिल करवा दिया। मैं जो अपनी बीवी पर शक करने लगा था, खुद अपनी सोच पर शर्मिंदगी होने लगी। मेरे दिल के अंदर सोया हुआ
वो प्यार अब दोबारा से जाग गया था। मैंने उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा और डॉक्टर ने पूरा पूरा साथ दिया। आज मेरी बीवी बिल्कुल ठीक है और हम दोनों एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन उसकी सहेली और उसका शोहर आज भी जेल में है। मुझे कभी कभी उन पर बहुत गुस्सा आता है कि वो किस तरह के लोग थे, लेकिन सच कहा जाता है कि जो बुरा करेगा तो फिर उसका अंजाम भी बुरा ही होगा।